चैप्टर 26 ईशान तिष्या की नोकझोंक। अब आगे फिर उन सब का गेम स्टार्ट हो जाता है। ईशान, तिष्या, काव्या और भी 2-3 बच्चे उनके ग्रुप में होते हैं और बाकी भी ग्रुप में होते हैं। तिष्या काव्या का हाथ पकड़ के उससे बिल्डिंग की तरफ जा रही होती है कि दूसरे ग्रुप वाले उसके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तभी ईशान तिष्या के सामने आ जाता है और कहता है, तिशु तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हें इन सब से प्रोटेक्ट करूंगा। तिष्या उसके मुंह से अपने लिए निकनेम सुनकर एकदम से चिढ़ जाती है और उसे घूरते हुए कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद के ऊपर ध्यान दो, कहीं तुम ही खुद ना मरे जाओ, और अगर तुम्हारी वजह से हम पीछे रहना तो मैं तुम्हें खुद के हाथों से मार दूंगी, इसलिए बेहतर यह होगा कि खुद को प्रोटेक्ट करके रखो। फिर देखते ही देखते वहां पे 4 ग्रुप और आ जाते हैं और इन सब के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। तिष्या एक पिलर के पीछे छुपकर उन सब पर फायरिंग करती है और फिर उन सब से बचते हुए ऊपर की तरफ जाने लगती है। उसके पीछे ही ईशान भी होता है। वह दोनों सब से बचते हुए ऊपर पहुंच जाते हैं और जैसे ही उसे होस्टेज के पास पहुंचते हैं तो वह होस्टेस उन्हें अपने पास से एक मैप निकाल कर देता है और कहता है, यहाँ से तुम लोगों का मेन गेम स्टार्ट होने वाला है। ये मैप के जरिए तुम लोगों को झंडे के पास पहुंचना है और उसे झंडे को जो सबसे पहले फाइंड करेगा वही इस गेम का विनर होगा। इसलिए तुम्हें सबसे पहले इस मैप को सबसे बचा के रखना होगा, क्योंकि इसे जीने के लिए सारे ग्रुप वाले अब तुम्हारे पीछे आएंगे। तिष्या उस मैप को ध्यान से देखने लगती है और नीचे लास्ट में देखने के लिए बचा ही होता है कि तभी वहां पर दूसरे ग्रुप वाले आ जाते हैं और उसके हाथ में मैप को देखकर उससे मैप को लेने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी ईशान उस मैप को तिष्या के हाथ से लेकर देखने लगता है, लेकिन तभी दूसरा आकर उसे मैप को छीन लेता है और बिना एक पल भी गंवाया है वहीं से कूद जाता है जंगल की तरफ। वही ईशान के इस हरकत पे तिष्या एकदम गुस्से में आ जाती है और 5 उठाकर जैसे ही उसे करने को जाती है वैसे ही वह उसका हाथ पकड़कर वहां से भगाना स्टार्ट कर देता है और भागते हुए कहता है, अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मुझे सारे रास्ते अच्छे से याद हो गए हैं, इसलिए हम ही सबसे पहले उसे झंडे के पास पहुंचेंगे। फिर वह दोनों भी वहां से जंप करके जंगल में आ जाते हैं। वह जंगल दिखने में बहुत ही ज्यादा घना होता है। वह दोनों थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो उन्हें रास्ता समझ में नहीं आता है। ईशान थककर एक जगह बैठ जाता है और अपना सर पकेते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हम बार बार इसी रास्ते का चक्कर लगा रहे हैं। तिष्या ध्यान से उसे जगह को देखते हैं और फिर ईशान पे चिल्लाते हुए कहती है, डफर तुम्हारी वजह से हम गलत रास्ते पर आ चुके हैं, अगर हमारे ना तो कसम से बोल रही हूं मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। ईशान पप्पी फेस बनाकर तिष्या को देखने लगता है और कहता है, तुम उसे मैप को ज्यादा देर तक देखी थी तो तुम्हें रास्ते याद होने चाहिए ना, चलो कुछ करो, मैं नहीं चाहता कि मैं यहीं पर फंस जाऊं, देखो अब तो रात भी होने वाली है। और फिर वह अपने चमकती आंखों से तिष्या को देखते हुए आगे कहता है, वैसे तुमने अभी कुछ देर पहले बोला था ना कि तुम मुझे नहीं छोड़ने वाली हो, तो प्लीज सच में तुम मुझे छोड़ना। तिष्या जैसे ही ईशान के लास्ट लाइन को सुनती है वह उसे घूरने लगती है और कहती है, तुम अपनी आदत से बाज नहीं आने वाले ना, तुम्हें इस सिचुएशन में भी मस्ती करना है। ईशान तिष्या की बात सुनकर मुंह फुला लेता है और फिर अपनी जगह से खड़ा होकर ऊपर की तरफ से देखने लगता है और कहता है, मुझे तो सूरज भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। तिष्या उसकी बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगती है। ईशान भी उसके पीछे चलते हुए कहता है, अरे तुम मुझे भी तो अपने साथ लेते चलो, मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो। ऐसे ही रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो जाता है और वह अब दोनों थक हार कर एक नदी के किनारे पर बैठे हुए होते हैं। ईशान नदी में पत्थर फेंकते हुए कहता है, क्या हम लोग सच में फंस चुके हैं, क्या हमें ग्रुप में से कोई ढूंढने के लिए यहाँ पर नहीं आएगा। तिष्या उसे घूरते हुए कहती है, क्या तुम ये बच्चों वाली हरकतें करना बंद कर सकते हो, नदी में पत्थर फेंकना बंद करो, क्योंकि इतनी ज्यादा रात हो चुकी है और हम नदी किनारे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे जानवर पानी पीने भी आ सकते हैं। इसलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो शांति से बैठे रहो एक जगह पर। और हाँ, हम यहाँ पर कोई ढूंढने आने वाला नहीं है, हमें यहाँ से खुद ही निकाल कर बाहर जाना होगा। वैसे मुझे तुम्हारी बातों को सुनकर लग रहा है तुमने शायद गेम के नाम पर ध्यान नहीं दिया है, उसका नाम है सर्वाइवल, इसलिए हम यहाँ पर हर सिचुएशन से खुद ही सर्वाइव करना होगा। ईशान उसकी बात सुनकर कहता है, मैंने अच्छे से नाम पर ध्यान दिया, मुझे पता था हमें यहाँ पर आकर सर्वाइव करना, इसलिए तो मैं हर वक्त चीज को रखा है जो हमारे काम आ सकता है, मैं खाने के लिए रखा है। ईशान की बात सुनकर तिष्या जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, मतलब फ्यूचर में तुम कभी किसी सिचुएशन में फंसते हो तो उसे प्लान करके फंसने वाले हो, तभी तो तुमने अपने खाने तक की तैयारी कर रखी है। ईशान इसको घूरते हुए कहता है, तुम मेरा ऐसे मजाक कैसे उड़ा सकती हो, बोलो मत, मैं तुमसे बड़ा हूँ, कम से कम मेरी थोड़ी सी इज्जत तो कर लो।
तिशा अपना हंसना बंद करके सीरियस होकर कहती है, अब हमें यहाँ पर फंस गया है तो सबसे पहले हमें खुद को बचाने के लिए आग जलाना होगा, नहीं तो हम किसी न किसी जानवर के शिकार हो जाएंगे। ईशान उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, अरे रिलैक्स, अभी इतनी भी रात नहीं हुई है और मुझे लगता है वह लोग हमें जल्दी ही फाइंड कर लेंगे। तिशा उसकी बात सुनकर उसे घूमने लगती है और कहती है, वो लोग हमें लेने के लिए 1 हफ्ते से पहले यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। जो मैप था वह भी हमारे लिए एक तरह का ट्रैप ही था। वो हम लोग को इस जंगल में 1 हफ्ते के लिए छोड़े हैं और हम 1 हफ्ते तक खुद को किसी तरह भी इस जंगल में जिंदा रखना होगा। अगर हम अपना रास्ता खुद से ढूंढकर यहाँ से निकल जाते हैं तो यह अच्छा है, नहीं तो वह हमें तो 1 हफ्ते बाद ही ढूंढने आएंगे। इसलिए फिलहाल हम आज के रात के लिए खुद को किसी तरह से सेव करते हैं, कल हम किसी न किसी तरीके से इस जंगल से बाहर निकल ही जाएंगे। ईशान उसकी बातें सुनते हुए उसके करीब आकर बैठ गया होता है और फिर उसके कान के पास कहता है, अरे तुम्हें तो इस गेम के बारे में बहुत डिटेल से पता है, और अगर इतना पता ही था तो तुम्हें मुझे पहले बताना था ना, मैं उसे बैग को किसी तरह अपने साथ लेकर ही आता। तिशा उसे घूर कर देखने लगती है और कहती है, तुम अपनी बकवास करना बंद करो, अगर मैं तुम्हें बता भी देती तो भी तुम उसे बैग को लेकर यहाँ पर नहीं आ पाए क्योंकि वह लोग तुम्हें लेकर आने नहीं देते। इसलिए फिलहाल इन सब बातों को छोड़ो और आग जलाने की सोचो। देखो अब हम यहाँ पर फांसी गए हैं तो हम अपने काम बांट लेंगे, तो मैं तुम्हें 2 काम बताती हूँ। एक काम यह है कि सबसे पहले हमें आग जलाना होगा और दूसरा काम यह है हमें कुछ खाने के लिए ढूंढना होगा। अब तुम बताओ इनमें से तुम कौन सा काम करना पसंद करोगे। ईशान उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगता है और फिर अपने पॉकेट के चेक करता है, लेकिन उसे अपने पॉकेट में कोई लाइटर वगैरह नहीं मिलती है, तो वह कहता है, तुम आग जल में कुछ खाने को ढूंढता हूँ। उसकी बात सुनकर तिशा अंदर ही अंदर खुश होने लगती है और कहती है, थैंक गॉड तुमने ये वाला ऑप्शन चूज किया, नहीं तो अगर तुम आग जलाने के लिए मान जाते तो मैं खाने के लिए कहाँ से ढूंढती। टू बी कंटिन्यू। तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो। अब आगे। ईशान अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है, मैं खाने के लिए कुछ ढूंढ लूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे ये तो बताओ मुझे ढूंढना कहाँ से है, तब तो मैं जाकर ले आओ। ईशान की इस बात को सुनकर तिशा का माथा ठनक जाता है और वह उसे घूरते हुए कहती है, कहाँ से लाओ का क्या मतलब है, यहाँ बीच जंगल में किसी ने हमारे लिए होटल तो खुल नहीं रखा है, तो अब चुपचाप से जाकर नदी से मछली पकड़ कर लो, क्योंकि मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है और जब मुझे भूख लगती है ना तो मैं बहुत ज्यादा डेंजर हो जाती हूँ। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे खाने के लिए कुछ ला कर दो। ईशान तिशा की बात सुनकर उसे घूरने लगता है और कहता है, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ ईशान मलिक, इसके पीछे हमेशा 10 नौकर घूमते रहते हैं, मेरे जूते पहनने से लेकर मेरे टाई बांधने तक का काम उनका है। मैंने अपनी लाइफ में आज तक एक तिनका नहीं उठाया है और तुम बोल रही हूँ मैं इस नदी से मछली पकड़ के लाऊं, तो क्या मैं तुम्हें रोड पर पड़ी भिखारी नजर आती हूँ। मेरे मॉम डैड भी ना मुझे आज तक एक गिलास पानी लेकर पीने के लिए भी फोर्स नहीं किया है, उन लोगों ने। मेरे पीछे भी हजारों नौकर घूमते रहते हैं, मैं उनकी इकलौती प्रिंसेस हूँ और तुम जानते हो मैं कौन हूँ। वह इतना कहते ही वह बीच में ही रुक जाती है और फिर अपने मन में कहती है, अब तू वो वानी नहीं रही जिसके नखरे उठाने के लिए उसके सामने उसके मॉम डैड ने 1000 लोगों को खड़ा कर रखा था। तुम तिशा हो जिसे खाना खाने के लिए भी खुद कमाना पड़ता था और उसे सब कुछ आता है और अब मुझे भी ये सब आना चाहिए। ये सब सोचते हुए वह सैड हो जाती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आते हुए कहती है, आई नो मुझे पता है तुम अपने घर के राजकुमार हो, लेकिन यहाँ पे तुम एक आम इंसान हो, इसलिए तुम्हें वह सब करना होगा जिससे तुम जिंदा रह सकते हो। और तुमने तो डिस्कवरी चैनल पर देखा ही होगा कि जब वह लोग जंगल में जाते हैं तो कैसे मछलियों को पकड़ते हैं और कैसे अपने आप को उससे जंगल के सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेते हैं। अरे यार यह सब चीज कौन देखता है, और वैसे भी मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ जो यह फालतू की चीज देखने बैठेगा। मैं तो कभी अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग करने के लिए भी गया हूँ, तो वहां पर भी मेरे साथ मेरे घर के नौकर गए हैं। यह मछली उसकी पकड़ने का काम मुझे नहीं होगा, तुम इसके बाद भी मुझे फाइटिंग करवा सकती हो या फिर किसी दुश्मन को मारना हो तो मैं अच्छी शूटिंग भी कर लेता हूँ। और तुम्हें पता है मैं एक आर्मी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और इसलिए मुझे सिर्फ अपने दुश्मनों से लड़ना सिखाया गया है। और हमें कभी कभी वहां परमिशन के लिए भी भेजा जाता था और हम लोग वहां पर छोटे मोटे जानवरों को मार कर खाते थे। तो तुम बोलो तो मैं किसी जानवर को पकड़कर मार देता हूँ, जैसे ही खरगोश या स्नेक चलेगा। तुम चुपचाप से अपना मुंह बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। ये कहते हुए तिशा अपने जब से लाइटर निकालकर वहां पड़े लकड़ी के टुकड़ों को बटोर कर आग लगा देती है। वही 2 लोग झाड़ियां के पीछे छुपकर इन दोनों को ही देख रहे होते हैं। उनमें से एक अपना फोन निकालकर उसे देखते हुए कहता है, अरे यहाँ तो मेरा नेटवर्क ही काम नहीं कर रहा है, अब मैं बॉस को इन्फॉर्म कैसे करूंगा।
तभी दूसरा उसके सर पर मरते हुए कहता है, क्या तेरे बाप ने यहाँ पर टावर लगवा रखा है ताकि मेरा बेटा जब इस जंगल में आएगा तो अपना फोन उसे कर सके। और फिर वह अपने पास से एक स्पेशल माइक्रोफोन निकलता है और उसके मदद से अपने बॉस को फोन निकालकर यहाँ की सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर देता है। थोड़ी देर बाद तिश्या ज्यादा चने की वजह से बहुत ही ज्यादा थक गई होती है, इसलिए वह वही आग के किनारे ही जंगल में से पत्तों को तोड़कर नीचे बिछा देती है और उसके ऊपर सो जाते हैं। थोड़ी देर में ही उससे नींद भी आ जाती है। लेकिन वही ईशान अभी भी जगा हुआ होता है और उस जगह का पहरा कर रहा होता है, लेकिन नदी के किनारे होने की वजह से थोड़ी ही देर में वहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ने लगती है और ईशान भी ठंड की वजह से कांपने लगता है। तभी उसकी नज़र तिश्या पे पड़ती है जो ठंड की वजह से कहां पर होती है, लेकिन उसके बाद भी वह सोई हुई होती है। फिर वह तिश्या के पास जाकर उसे उठाने लगता है और कहता है, मुझे इस अभी उठाना होगा, नहीं तो ये ठंड की वजह से बीमार भी पड़ सकती है। ये कहते हुए वह जैसे ही अपने हाथ को आगे बढ़कर उसके कंधे पर रखता है वैसे ही तिश्या उठ जाती है। और वह उठते ही ईशान पे चिल्लाते हुए कहती है, आखिरकार तुम मेरे साथ करना क्या चाह रहे थे। उसकी ऐसी बातें सुनकर पहले तो ईशान हैरान हो जाता है और फिर वह उसके पास से उठते हुए कहता है, अरे यार तुम मेरे को गलत समझ रही हो। मुझे लगा था तुम एक शरीफ बंदे हो, पर यह सोचकर मैंने गलती कर दी। तुम भी बाकी लड़कों के जैसे ही निकले, तिश्या ने ईशान से कहा। उसकी बातें सुनकर ईशान कहता है, छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ बहस करके कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए अगर तुम ठंड की वजह से मारना नहीं चाहती हो तो आकर आपके पास बैठ जाओ, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। उसकी बातें सुनकर तिश्या भी समझ जाती है कि आखिरकार अभी कुछ देर पहले हुआ क्या होगा। फिर वह भी आपका एक किनारे आकर बैठ जाती है और वही ईशान से अपनी नजरों को चुराने लगती है। लेकिन तभी ईशान कहता है, देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी है और मुझे लगता है अगर हमें इस ठंडी से बचाना है तो हम दोनों को एक दूसरे को हक करके आग के पास बैठ जाना चाहिए। डोंट टी वरी, मैं बस तुम्हारे पीछे बैठा रहूंगा, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तिश्या उसे घूरते हुए कहती है, तुम ना ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, मुझे अच्छे से पता है तुम सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते हो, लेकिन सॉरी, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। ईशान उसकी बातें सुनकर मुंह बना लेता है और कहता है, यहाँ तो भलाई का कोई जमाना ही नहीं है। मैं तो बस तुम्हें इसलिए बोल रहा था क्योंकि तुमने बहुत ही पतले कपड़े पहन रखे हैं। यहाँ पर मर गई तो सारा दोष मेरे ऊपर ही आएगा। पता नहीं तुम लड़कियों को ऐसे कपड़े पहन कर मिलता है क्या है। तुम मेरे कपड़े पर मत जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, समझे। बड़े आते लेक्चर देने वाले, चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहो। वो दोनों आपस में चूहा बिल्लियों की तरह लड़ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें झाड़ियां में से आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही तिश्या, जो महालक्ष्मी बाई बनाकर लड़ाई कर रही होती है, एक छोटे खरगोश की तरह ईशान के पीछे जाकर दुबक जाती है और कहती है, तुम आर्मी स्कूल से पढ़ाई किए हो ना, तुम्हें तो जानवरों को मरने भी आता है। तो जाओ देखो वहां पर कौन सा जानवर है। वैसे भी हम लोग यहाँ पर तुम्हारी वजह से फंसे हुए हैं, अगर तुमने वह नशे को गुमानी होता तो हम लोग बाकी टीम के साथ ही होते हैं। ईशान उसको इतना डरा हुआ देखकर स्माइल करने लगता है और फिर कहता है, ओह हाँ, तो तुम ये चाहती हो मैं तुम्हारे लिए जाकर वहां पर देखो कौन सा जानवर है और फिर मैं तुम्हें बता दूं ताकि तुम यहाँ से भाग सको, राइट। तिश्या उसकी बातों पर बिना ध्यान दिए हुए ही कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूंगी। क्या तुम सच में मुझे उसे जानवर का डिनर बनाना चाहती हो और तुम यहाँ से मुझे छोड़कर भाग जाना चाहती हो? जब तिश्या ईशान की बातों को ध्यान से सुनती है तो वह अपनी जीभ अपने दांतों के बीच दबा देती है और कहती है, अरे मेरा मतलब वह नहीं था, चलो साथ में चलकर देखते हैं क्या है वहां पर। यह कहते हुए वह दोनों उसे चलती हुई आग में से एक एक लकड़ी अपने हाथ में उठाकर उसे तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी ईशान पीछे मुड़कर तिश्या से कहता है, तुम जाकर के चुपचाप से उसे आग के पास खड़ी हो जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें एक खरोच भी आए। बाकी मैं इतना तो स्ट्रांग हूं ही कि इस चीज को हैंडल कर सकूं। तिश्या उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहती है, आई नो तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन मुझे भी तुम्हारे साथ ही आने दो। तुमने तो ये कहा सुना ही होगा, एक से भले दो। फिर वह दोनों जैसे ही उस झाड़ी के पास पहुंचकर अपने हाथ में पड़े हुए डंडे को लेकर उसे करने के लिए तैयार होते हैं, वैसे ही वहां से एक आदमी बाहर निकलता है, जिसे देखते ही ईशान भूत करके चिल्लाते हुए तिश्या के पीछे छुप जाता है और वही तिश्या तो अपने सामने खड़े इंसान को देखते ही रह जाती है। ईशान अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहता है, प्लीज इस भूत को जल्दी से यहाँ से भगा दो, नहीं तो ये हम दोनों को मारकर खा जाएगा। वैसे भी मैंने सुना है तुम लड़की हो, तुमसे तो डरकर कोई भी भाग सकता है, तो मुझे लगता है ये भी भाग जाएगा। तिश्या जैसे ही उसकी बात सुनती है, एक लात पीछे से उसे मार देती है और कहती है, अभी तो कुछ देर पहले बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन रहे थे, अब क्या भींगी बिल्ली बनकर मेरे पीछे छुपे हुए हो? यह कोई भूत वूत नहीं है, हमारी तरह इंसान ही है।
ईशान जैसे ही तिश्या की इस बात को सुनता है वह तुरंत अपनी आंखें खोल देता है और अपनी अकड़ में उससे इंसान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, हाँ तो भैया कहिए आप कौन है और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है। वह इंसान ईशान को पहले तो घूर कर देखता है क्योंकि ईशान ने तिश्या के कंधे पर अपने हाथों को रखा हुआ होता है और फिर चिढ़कर उसकी बातों का जवाब देते हुए कहता है, क्यों इस जंगल में मैं नहीं आ सकता क्या। ईशान उसकी बात सुनकर अपने दांत दिखाते हुए कहता है, अरे मैंने कब मना किया कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते, मैं तो बस यही पूछ रहा था क्या आप भी हमारी तरह रास्ता भटक गए हैं, अगर ऐसा है तो आपका स्वागत है हमारी टीम में, हम दोनों भी भटके हुए हैं, क्या पता हम तीनों मिलकर यहाँ से जाने का रास्ता निकाले। फिर कुछ देर बाद तीनों आग के किनारे बैठे हुए होता है तिश्या को न जाने क्यों उसे इंसान को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे वह इससे पहले से ही जानती हो, इसलिए वह बस ऊपर से लेकर नीचे तक उसे आदमी को ही घूर रही होती है। ईशान जब उसके इस हरकत को नोटिस करता है तो उसे अपनी तरफ घूमते हुए कहता है, अरे अब बस भी करो, उसे देखना, अगर तुम ऐसे ही देखती रही तो तुम्हारी आंखें बाहर निकल आएंगी। तिश्या उसकी बात सुनकर झेप जाती है और दूसरी तरफ देखने लगती है और वही ईशान उस आदमी की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे अभी तक आपने अपना नाम नहीं बताया हमें। वह इंसान बिना ईशान की तरफ देखे हुए कहता है, मेरा नाम वेद है और मैं भी इस जंगल में 2 दिन से भटक रहा हूं, मैंने यहाँ पर आग जलते हुए देखा तो आ गया। जी हाँ, ये कोई और नहीं हमारे हीरो वेद ही होते हैं जो इस वक्त अपने फेस पर ह्यूमन मास्क लगकर यहाँ पे आए होते हैं, जिस वजह से तिश्या इन्हें पहचान नहीं पा रही होती है, लेकिन वह उनके बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर कंफ्यूज जरूर हो गई होती है, क्योंकि भाई जो इंसान आपके साथ रहता है तो उसे तो पता चली जाएगा ना कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। तिश्या जैसे ही वेद की आवाज सुनती है वह अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके फिर से उसकी तरफ देखने लगती है और अपने मन में कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस इंसान की आवाज मैंने कहीं सुन रखी है। तभी उसे याद आता है कि ये आवाज तो वेदांश की है और फिर वह अपने आप को शांत करवाते हुए कहती है, लगता है मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, इसलिए मुझे उसकी आवाज भी अब सुनाई देने लगी है। टू बी कंटिन्यू। सन की। अब आगे। थोड़ी देर बाद तिश्या को नींद आने लगता है और वह वहीं पे एक पेड़ से टेक लगाकर बैठे ही बैठे सोने लगती है। थोड़ी देर बाद भी ईशान को भी नींद आ जाती है और उन दोनों का नींद में ही सर एक दूसरे के सर टच होने लगता है और फिर तिश्या खुद को कंफर्ट जोन में रखने के लिए अपना सर ईशान के कंधे पर रख देती है, लेकिन ये चीज हमरे हीरो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वह तिश्या के पास जाकर उसके सर को अपने कंधे पर रख देता है और ईशान को अपने हाथ से दूसरी तरफ गिरा देता है, लेकिन ईशान इतनी गहरी नींद में होता है कि उसे गिरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वह वैसे ही वापस से सो जाता है। वही वेद तिश्या के चेहरे से बालों को हटाने लगता है तो वह देखता है तिश्या के लिप्स सूख गए हैं कुछ ना खाने पीने की वजह से। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने मन में कहता है, यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले उसे डायरेक्टर को देखता हूँ, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ को ऐसी जगह पर भेजने की। फिर वह उसे पकड़कर अपने और करीब कर लेता है और उसे हक करके अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वही जो उसके बॉडीगार्ड जो जंगल में चारों तरफ फैले हुए होते हैं और उन दोनों पर नजर बनाए हुए होते हैं ताकि उन्हें जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट कर सके। जब वह अपने सामने ये वाला सीन देखते हैं तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। उनमें से एक बॉडीगार्ड जिसका नाम अमित होता है और वह सारे बॉडीगार्ड का हेड होता है, वह दीपक की तरफ देखते हुए कहता है, ये सामने जो दिख रहा है यह मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ या फिर ये हकीकत में, तुम मुझे इस बारे में समझ सकते हो, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है हमारे ये हड्डू बॉस किसी को भी अपने करीब आने नहीं देते हैं सिवाय अपने भाई को छोड़कर। दीपक उसकी बातें सुनकर एक गहरी सांस लेता है और कहता है, यह कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये हकीकत है, वह सच में उसे गले लगा कर बैठे हैं और मुझे लगता है अब हमें इस बात की आदत डालनी चाहिए क्योंकि कुछ समय बाद हमें इन दोनों भाइयों का रोमांस भी देखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें तो इन दोनों भाइयों का बताए हर काम खुल्लम खुल्ला करने की आदत है। अमित दीपक की बात सुनकर शॉक होते हुए कहता है, तो क्या ये वेद सर की वाइफ है और क्या अंश सर ने भी शादी कर ली और तुमने मुझे बताया भी नहीं? चलो जल्दी से मुझे अंश सर की वाइफ को दिखाओ। दीपक अमित का सर पकड़कर वेद और तिश्या की तरफ कर देता है और कहता है, जब तुम उन्हें लाइव देख सकते हो तो फोटो का क्या करोगे? अमित दीपक की बात पे शॉक कहता है, क्या तुम जो सोच रहे हो वही? दीपक ने अमित से कहा। अमित उसकी बात सुनकर एकदम से चुप पड़ जाता है और फिर कहता है, ये कहा इनोसेंट सी एंजल की तरह है और कहा हमारे बॉस को अगर मौत का देवता कहा जाता है तो दूसरा यमराज से कम नहीं है। तुम्हें नहीं लगता भगवान ने इस बच्चे के साथ नाइंसाफी कर दिए इन दोनों राक्षसों के हाथ में इन्हें देकर? दीपक उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है, आज तो बोल दिया लेकिन दोबारा मत बोलना, क्योंकि अगर दोबारा ऐसा बोल तो वह दिन तुम्हारे जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है। और रही बात तिश्या मैम की, तो ये किसी पॉइजन से कम नहीं है,
ये बहुत ज्यादा खतरनाक है जितना हम शायद सोच भी नहीं सकते, इसलिए भगवान इन तीनों खतरनाक लोगों को एक साथ बांध दिया है। ये एंजल फेस डेविल थॉट वाली है। नेक्स्ट मॉर्निंग ईशान की जैसे ही आंखें खुलती है वह अपने आप को जमीन पर पता है और वह फिर जैसे ही तिशा को देखता है उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वह गुस्से से अपने सामने सो रहे उन दोनों लोगों को घूमने लगता है जो एक दूसरे की बाहों में आराम से सो रहे होते हैं। ईशान बिना देरी किए तिशा को वेद से दूर कर देता है जिससे दोनों की आंखें खुल जाती है और फिर वह जैसे ही खुद को ऐसी स्थिति में पाती है तुरंत खुद को सही करने लगती है। और वही अब ईशान और वेद के बीच में आंखों ही आंखों में वार छिड़ गया है। वह दोनों ही एक दूसरे को गुस्से भरी नजरों से देख रहे होते हैं। तिशा पहले तो उन्हें कुछ देर तक नोटिस करती है और फिर कहती है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच? जिस पे ईशान तिशा को देखते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता यह आदमी कुछ ज्यादा ही सस्पेंसियस है? ये एक तो हमें देर रात को जंगल में मिला और दूसरा ये तुम्हें गोद में लेकर सो रहा था। एक तरह से देखा जाए तो ये तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। तिशा ईशान की बात सुनकर अपने आप को देखने लगती है और फिर कहती है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। ईशान तिशा की बात सुनकर चीड़ जाता है और कहता है, तुम्हें क्या सच में मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा कैसे ये तुम्हें लेकर सो रहा था। जैसे इतना बोलते ही रुक जाता है और वही तिशा उसे घूरने लगती है और कहती है, ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास है। और फिर वह वेद को घूरने लगती है। वही वेद अपनी जगह से खड़ा होते हुए अपने कपड़ों को सही करने लगता है और वह उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, तुम दोनों मुझे ऐसे उल्लुओं की तरह देखना बंद करो। वो तुम खुद ही थी जो सोते वक्त मेरे करीब आकर मेरे कंधे पर अपना कर रखी थी। मैंने तो बस तुम्हें होल्ड कर रखा था कि तुम गिरो मत। ईशान उसकी बात सुनकर कुछ बोलने जाता है लेकिन तभी तिशा उसे आंख दिखाकर चुप कर देती है और कहती है, अभी हमें यहाँ से बाहर निकलना है, बाकी हम इसे आराम से देखते हैं। फिर वह तीनों ही आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और उस नदी के छोर पर आकर खड़े हो जाते हैं। तिशा उस नदी के किनारे बैठते हुए कहती है, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूं, मैं और नहीं चल सकती जब तक मुझे कुछ खाने को नहीं मिल जाता। ईशान उसकी बात सुनकर अपना मुंह लटका लेता है लेकिन तभी उसकी नजर नदी में तैर रही मछलियों पर पड़ती है जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह नदी की तरफ जाते हुए कहता है, बस 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे खाने के लिए अभी मछली पकड़ कर लाता हूँ। और वह नदी में उतर जाता है लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उसके हाथों में एक भी मछली नहीं आती है जिससे बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है। उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर तिशा भी उसके पास जाने लगती है और कहती है, चलो साथ मिलकर पढ़ते हैं, क्या पता 1-2 मिल ही जाए। फिर वह पानी के अंदर जाकर मछली कम पड़ रहे होते हैं लेकिन एक दूसरे पर पानी ज्यादा उछल रहे होते हैं और फिर दोनों ही पानी में मस्ती करने लगते हैं, जिसे देखकर वेद को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह भी पानी के अंदर घुस जाता है और वह जानबूझकर ईशान के सामने आ जाता है जिसके चलते ईशान जो तिशा पे पानी डालने वाला होता है वह वेद के ऊपर पड़ जाता है। फिर और क्या, हमारे हीरो को तो एक बहाना चाहिए था ईशान को मजा चखाने का। वेद बिना 1 सेकंड की देरी लगाए ईशान को उसके कंधे से पकड़ता है और पानी के अंदर ही पटक देता है, जिसे देखकर तिशा तो पहले कुछ समझ ही नहीं पाती है लेकिन जब वह समझती है बहुत देर हो चुकी होती है और वह जल्दी से ईशान के पास जाने लगती है उसे उठाने के लिए, लेकिन वेद उसके हाथ लगाने से पहले ही ईशान को उठाकर खड़ा कर देता है और फिर बहाना बनाते हुए कहता है, तुम दोनों को भूख लगी थी ना, तो किसी को कुर्बानी तो देनी थी। वो समय देखा इसके नीचे दबकर कितनी सारी मछलियां मर गई है, उठाकर उन्हें बाहर निकाल लो। इतना कह वह बाहर चला जाता है। ईशान उसको ज्यादा देख उसके ऊपर भड़कते हुए कहता है, तुम बेवकूफ इंसान, इन 4-5 मछलियों के लिए मुझे पानी के अंदर पटक दिया, अभी यह सब जानते हुए कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। वेद अपना लाइटर निकालकर अपने जेब से सिगरेट निकालकर उसे जलाकर पीने लगता है और उसके तरफ बिना देखे हुए कहता है, अरे तुम्हें तो शुक्र मना चाहिए कि तुम अभी भी जिंदा हो, क्योंकि पानी में पटक के जाने की वजह से नदी के अंदर पड़े पत्थर भी तुम्हें लग सकते थे, जिसके चलते तुम्हारी जान भी जा सकती थी। लेकिन तुम बस गले होकर ही बच गए, तो तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, न कि ऐसी पागलों की तरह चिल्लाना चाहिए। ईशान उसकी बात सुनकर और ज्यादा चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, अरे यह इंसान तक पूरा का पूरा पागल है। तिशा, मैं कह रहा हूँ इस इंसान को हमारी टीम से निकाल दो, हम दोनों अकेले ठीक है, क्या पता आगे चलकर ये हमें सच में मार दे। वैसे भी ऐसे सनकी लोगों का भरोसा नहीं करते। टू बी कंटिन्यू। मेरा जुनून तुम्हारी तरह है तिशा। अब आगे। उसके बाद तिशा आग जलती है और वह जैसे ही उन मछलियों को पकाने के लिए उसे पर रखने वाली होती है वैसे ही उसका हाथ जल जाता है।
जिसे देखकर वेद तुरंत उसका हाथ पकड़ के पानी के अंदर डाल देता है और खुद उस मछली को पकाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे अच्छे से पकाने नहीं आता और आधा जल जाता है तो आधा कच्चा रह जाता है। एक दो मछली पर बात करने के बाद फाइनली वह एक दो मछली को अच्छे से पका ही लेता है और फिर वह उसे एक पत्ते पर रखकर तिशा को खाने के लिए दे देता है। लेकिन हमारी तिशा अकेले कैसे खा सकती थी, इसलिए वह एक वेद को दे देती है और दूसरे को दो भागों में डिवाइड कर देती है और ईशान को देते हुए कहती है, हम दोनों हाफ हाफ खा लेते हैं, इनको हम एक दे देते हैं क्योंकि इन्होंने ज्यादा मेहनत की है। लेकिन वह जैसे ही उसे खाने जाती है से समझ ही नहीं आता किस खाना कैसे है, क्योंकि उसने कभी ऐसी मछली खाई नहीं होती है। उसके घर में जो भी फीस बनता था उसके कांटे सैफ पहले से ही निकाल देते थे, इसलिए वह उसे आगे रखकर कंफ्यूज भरी नजरों से उसे देख रही होती है और वही ईशान बिना सोचे समझे उसको तोड़कर अपने मुंह में डाल देता है। लेकिन जैसे ही उसके गले में कांटा फंसता है वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तिशा उसकी हालात देखकर उसके पीठ पर हाथ करने लगती है और उसे डांटे हुए कहती है, पागल हो, ऐसे कांटों वाली मछली कौन खाता है, खाने से पहले काम से काम कटे तो निकाल लेते। ईशान उसे देखते हुए कहता है, अच्छा इसमें कांटे भी होते हैं, मुझे ये तो पता ही नहीं था। उसकी बात सुनकर तिशा अपना माथा पिट लेती है और फिर दोनों आस भारी नजरों से अपने सामने बैठे इंसान को देखने लगते हैं। वेद पहले तो उन्हें घूरता है और फिर तिशा की मछली से कांटे साफ कर करके उसे देने लगता है, लेकिन ईशान की तरफ देखता भी नहीं है। लेकिन तभी वह देखता है तिशा उसकी कॉपी करते हुए मछलियों में से कांटे को साफ करके ईशान को देने लगती है, जिसे देखकर वेद को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह तुरंत उसे मछली को उसके हाथ से छीनकर खुद निकलने लगता है। तिशा उसकी इस हरकत पर उसे कंफ्यूज भरी नजर से देख रही होती है। वही ईशान उसे खो जाने वाली नजरों से देखते हुए कहता है, आखिर इस बंदे का प्रॉब्लम क्या है, जब से आया है तब से मुझे तिशा से अलग करने पर लगा हुआ है, पता नहीं ये कहां से कबाब में हड्डी बन गया। मैं कहाँ सोचा था कि मैं उसे इम्प्रेस कर दूंगा और अपना बना लूंगा, और कहाँ ये जाकर मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। फिर वह खाने के बाद रास्ता ढूंढने लगते हैं। वेद भी उन दोनों के साथ बस रास्ता ढूंढने का दिखावा कर रहा होता है और फिर उन्हें उस रास्ते की तरफ ले जाता है जो जंगल से बाहर जा रहा होता है। फिर वह सब थोड़ी देर बाद अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। तिशा और ईशान उसे जंगल से बाहर निकालकर अपना टैक्स पूरा कर देते हैं, इसलिए उन्हें घर जाने की परमिशन मिल जाती है। तिशा बिना देरी किए वहां से बाहर जाने लगती है कि तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आ जाता है। तिशा जैसे ही उस कॉल को उठती है उधर से एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। वह इंसान तिशा के फोन उठाते ही बिना सोचे समझे उसे सुनना स्टार्ट कर देता है। बॉस, आप कहाँ गायब हो गई थी, आपको पता भी है मैं कितना ज्यादा परेशान हो गया था। तिशा उस इंसान के चिल्लाने की आवाज सुनकर फोन को अपने कान से दूर कर देती है और जब वह देखी है वह शांत हो गया है तब वापस से फोन को अपने कान पर लगती है और कहती है, थैंक यू जो तुमने मेरे बारे में इतना सोच, और अब ये बताओ तुम्हें मुझे कॉल क्यों किया है मिस्टर मयंक। मयंक एक्सेप्टेड होकर कहता है, बॉस मैंने आपको जो न्यूज़ देने के लिए फ़ोन किया है उसे सुनने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फिर वह एक एक करके सारी बातों को तिशा को बता देता है। तिशा उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगती है और कहती है, तुम बस इतना समझ लो ये बाजी उनकी, क्योंकि जब खेल में धोखा देकर जीत हासिल की जाए तो हारने वालों का भी फर्ज बनता है कि रूल को बदलकर उसे जितना सीख जाए, क्योंकि अब रूल में बदल रही हूं और इस जीत की कीमत व्योम को चुकानी होगी। कल का सवेरा उनकी जिंदगी में अंधेरा लेकर आने वाला है, इसलिए तैयार हो जाओ तुम भी उनकी बर्बादी देखने के लिए। तिशा की बात सुनकर मयंक हंसने लगता है और कहता है, अरे अरे मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मेरे सामने ऐसी बातें मत किया करो, मुझे तुम्हारी ऐसी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा डर लगता है। अगर कभी गलती से मैंने कोई गलती कर दी तो पता नहीं तुम मेरे साथ क्या करोगी। तिशा उसकी बात सुनकर कहती है, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, क्योंकि मुझे पता है तुम कभी गलती नहीं करोगे, क्योंकि मेरा दिमाग तुम्हें अच्छे से पहचानता है। और अगर तुमने कभी ऐसा करने की कोशिश की तो जो जिंदगी मैं तुम्हें दी है वह जिंदगी मैं तुमसे ले भी तो सकती हूँ। मयंक उसकी बात सुनकर कहता है, मेरी दोस्ती भी तुम्हारी तरह है तिशा, जो किसी हद को नहीं जानती, तुम जब चाहो तब आजमा लेना। तिशा उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगती है और कहती है, तो फिर कल के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि कल उनकी बर्बादी का पहला कदम शुरू होगा और मैं चाहती हूँ यह नज़ारा तुम अपनी आंखों से देखो। मयंक उसकी बात सुनकर कहता है, थैंक यू सो मच तिशा, मुझे यह नई जिंदगी देने के लिए और अपनी लड़ाई का हिस्सा बनने के लिए। तुमने जो मेरे ऊपर अपना विश्वास दिखाया है ना, मैं इस विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। तुम्हारी सच्चाई हमेशा मेरे तक ही सीमित रहेगी। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आने दूंगा। इतना कहकर वह फोन काट देता है। वही तिशा उसके बारे में सोचने लगती है। 1 वीक पहले
तिश्या जॉब से जब राजावत मेंशन जा रही होती है कि तभी उसे रास्ते में एक 25-26 साल का लड़का मिलता है जो पूरी तरीके से घायल होता है और अभी भी उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए होते हैं। वह लड़का उन लोगों से भागते हुए रास्ते में ही गिर जाता है और वह सारे गुंडे जाकर उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं और उनमें से एक गुंडा कहता है, पहले हम इसे मारकर अपने बेड से अधमरा कर देते हैं और उसके बाद इसे किसी ट्रक के नीचे फेंक देंगे ताकि यह एक एक्सीडेंट की तरह लगे। वैसे भी इसने हमारे बॉस का पर्सनल डाटा हैक करने की गलती की है तो इसकी सजा में इसे मौत तो मिलनी ही थी। तिश्या जो उनके पीछे ही खड़ी होती है उन सब की बातें सुन रही होती है और अपने मन में कहती है, अगर मुझे व्योम से अपनी लड़ाई लड़नी है तो मुझे एक हैकर की जरूरत तो पड़ेगी जो मुझे सारे इन्फॉर्मेशन निकाल कर दे सके, तो क्यों ना मैं इसे ही बचा लूं। इससे मुझे दो चीज मिल जाएगी, एक तो मुझे हैकर मिल जाएगा और दूसरी इसकी वफादारी। इतना सोचते हुए वह उन गुंडों के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने बालों को बांधते अपने वॉच में हुए कहती है, मेरे पास मुझे 5 मिनट है तुम सबको ठिकाने लगाने के लिए, इसलिए जो यहाँ से जाना चाहता है पहले ही चला जाए, क्योंकि अगर मैं एक बार लड़ने के मूड में आ गई तो किसी को यहाँ से जिंदा नहीं निकलने दूंगी। तिश्या की बात सुनकर वह सारे गुंडे जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, ओए छोटी लड़की, हमारी बात ध्यान से सोचो, हम तुझे 1 मिनट का टाइम देते हैं, यहाँ से चले जा, नहीं तो हम तेरा वह हल करेंगे कि तेरे घर वाले भी तुझे पहचान नहीं पाएंगे। तिश्या उनकी बात सुनकर स्माइल करती है और कहती है, ठीक है फिर देखते हैं कौन किसका क्या बिगाड़ लेता है। इतना कहते ही वह उन सबको मरना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी ही देर में वहां पर उन लोगों की चीखें सुनाई देने लगती है, लेकिन तिश्या को उनकी चीखों से कोई फर्क नहीं पड़ा होता है। तिश्या 3 मिनट के अंदर सबको मार के एक किनारे कर देती है, लेकिन तभी वहां पर एक और लड़का आ जाता है और तिश्या जैसे ही उस लड़के को करने जाती है वैसे ही पीछे पड़ा लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज उसे मत मारो, वो मेरा दोस्त है। तिश्या उसकी बात सुनकर 1 सेकंड के लिए रुक जाती है और वह कैसे ही रुकती है उसके सामने खड़ा लड़का बंदूक उठाकर उन दोनों की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, बस बहुत हो गया तुम दोनों का, और अब तुम दोनों अपनी बातें करना भी बंद कर दो, क्योंकि मैं तुम लोगों को मारकर जहां भेजने वाला हूं वहां जाकर आराम से बातें करते रहना, वहां पर तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं होगा। तिश्या अपने सामने बड़े घायल लड़के को देखते हुए कहती है, तुम तो कह रहे थे ये तुम्हारा दोस्त है, लेकिन फिर भी तुम्हें मारना चाहता है, ये तो गलत बात है ना। इतना कहते ही वह अपना पैर उठाकर उसे लड़के के हाथ पैर मार देती है, जिससे उसके हाथ से बंदूक छूकर नीचे गिर जाता है और तिश्या तुरंत उसे बंदूक को उठाकर उसे लड़के की तरफ पॉइंट कर देती है और कहती है, मेरे पापा कहते थे हमें अपने दोस्तों से हमेशा अच्छा बर्ताव करना चाहिए और उनके साथ हमेशा प्यार से रहना चाहिए, लेकिन तुम्हें पता है मैंने इस दुनिया से क्या जाना है, ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है, इसलिए इससे पहले तुम्हें कोई चोट पहुंचा तुम मुझसे पहले ही चोट पहुंचा दो, तो चलो मैं तुम्हारी दोस्ती को और तुम्हारे दोस्त को यहीं पर खत्म करती हूँ। इतना कहते ही वह उस लड़के के माथे के बीचों बीच बाहर कर देती है, जिससे वह वहीं पर मर जाता है और वहां पर पड़े सारे गुंडे ये सब देखते ही तुरंत वहां से भाग जाते हैं। फिर तिश्या उस लड़के के पास जाकर उसे उठाते हुए कहती है, चलो पहले हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, वैसे तुम्हारा नाम क्या है और ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। वह लड़का तिश्या को अपनी आंख फाड़े देख रहा होता है, क्योंकि उसके सामने खड़ी लड़की की उम्र उसे 16-17 साल लग रही होती है और उसने बिना किसी डर के इतने सारे गुंडों को मारा होता है, यहाँ तक कि एक आदमी को जान से भी मार दिया होता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि इतनी छोटी लड़की ऐसे काम भी कर सकती है। लेकिन फिर वह तिश्या की आवाज सुनकर होश में आता है, जो कह रही होती है, क्या हुआ, तुम बोल नहीं सकते क्या। वह लड़का उसके साथ चलते हुए कहता है, मेरा नाम मयंक है और थैंक यू मुझे उन लोगों से बचने के लिए। तिश्या बिना उनकी तरफ देखे कहती है, अगर तुम मुझे सच में मेरे शुक्रगुजार हो तो तुम चाहो तो मेरे लिए काम कर सकते हो, मैं तुम्हें तुम्हारे मुंह मांगी कीमत दूंगी। मयंक उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें पता भी है मैं क्या करता हूँ, और तुम्हें देखकर तो लगता है तुम अभी किसी स्कूल में पढ़ते होंगी और तुम्हारा खर्चा भी तुम्हारे मॉम डैड के दिए हुए पॉकेट मनी से चलता होगा और तुम मुझे मेरी मुंह मांगी कीमत देने वाली हो। तिश्या उसे एक हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हुए कहती है, पहली बात मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, तुम्हें क्या करूं, और किसी बड़ी कंपनी का डाटा हैक किया है तुमने, इस वजह से वह लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं और तुम्हें तुम्हारे दोस्त ने भी धोखा दे दिया, इसलिए अब मुझे लगता है अब तुम फ्यूचर में कभी किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाओगे और उससे कंपनी के सीईओ से बचने के लिए शायद तुम्हें इस शहर को छोड़ दो या इस काम को भी, यह हो सकता है दोबारा तुम उसके हाथ में पड़ जाऊं और तुम्हें वह जान से मार दें, इसलिए बेहतर होगा तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें उन सारे लोगों से बचाऊंगी जो तुम्हें मारना चाहते हैं, जैसे आज बचा था, बस बदले में तुम्हें मुझे अपनी वफादारी देनी होगी।
मयंक उसकी बात सुनकर कुछ सोचने लगता है और कहता है, आखिर तुम मुझसे करवाना क्या चाहती हो? अरे तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं तुम्हें किसी का मर्डर करने के लिए नहीं बोलूंगी, क्योंकि अगर मुझे किसी का मर्डर करना होगा तो मैं खुद ही कर सकती हूँ। बस तुम्हें मेरे लिए उन लोगों की इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी जिन लोगों का मैं बोलूंगी। बदले में मैं तुम्हें एक कंपनी खड़ा करके दूंगी जिसके सीईओ तुम हो के मैं बस तुम्हारे पीछे खड़ी होकर सपोर्ट करूंगी तुम्हें। तुम्हारे पास दिमाग है और मेरे पास पैसे, और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो पूरी दुनिया जीतने की ताकत रखते हैं। तो अब बताओ, तुम क्या मेरे साथ इस दुनिया को जीतना चाहते हो या फिर उन लोगों के हाथ मारना? मयंक उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, तो चलो फिर मिलकर इस दुनिया को जीते हैं। और मुझे नहीं पता तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगी, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर लगता है मुझे तुम्हारे साइड हो जाना चाहिए। टू बी कंटिन्यू। मेरी आहटें भी तुम्हें डरा देती है। अब आगे। एक बड़े से कंपनी के बाहर एक लाइन से 4 गाड़ियां आकर रुकती है। उनमें से 3 कार में बॉडीगार्ड बाहर निकलते हैं और अपने बीच वाले कार का गेट ओपन करते हैं। उसके अंदर से व्योम और वानी बाहर आते हैं और उन बॉडीगार्ड्स के बीच से चलते हुए कंपनी के अंदर चले जाते हैं। वह दोनों लिफ्ट के अंदर जाकर 30 मंजिल का बटन प्रेस कर देते हैं। वो दोनों फिर वहां पे बने केबिन के अंदर चले जाते हैं बिना किसी झिझक के। लेकिन वह दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं उन्हें वहां की कुर्सी पर कोई बैठा हुआ दिखाई देता है जो दूसरी तरफ अपना सर्कल करके बैठा हुआ होता है, जिस वजह से वह दोनों उसका फेस नहीं देख पा रहे होते हैं। वानी कुछ देर तक वो चुप रहती है और फिर कहती है, आई होप तुम्हें यहाँ पर बैठकर काफी कंफर्टेबल फील हो रहा होगा, लेकिन अब मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अब इस कंपनी का बॉस आ चुका है तो तुम्हें इस जगह से उठ जाना चाहिए। पता है, तुम्हें कभी भी अपने हक के बारे में बोलने से पहले झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर वक्त और मौका झिझक देखकर अपने हाथ से निकालकर दुश्मन के हाथ में चले जाते हैं। वानी और व्योम जैसे ही उस आवाज को सुनते हैं उन दोनों को ही वह आवाज काफी जानी पहचानी लग रही होती है और फिर वह इंसान जैसे ही अपना चेहरा उन दोनों की तरफ करता है उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वहां पे कोई और नहीं तिशा बैठी हुई होती है। वानी जैसे ही तिशा को वहां पे देखती है उसका दिमाग खराब हो जाता है और वह गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आकर मेरे चेयर पे बैठने की? अगर तुम्हें जॉब चाहिए था तो तुम्हें बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार करना चाहिए था, और फिर जब मैं आ जाती तो तुम सबसे पहले केविन के गेट पर नॉक करती और फिर मुझसे परमिशन लेकर अंदर आती। वानी की बात सुनकर तिशा मुस्कुराते हुए चेयर से उठ जाती है और केबिन से बाहर चली जाती है और फिर तुरंत केविन के गेट पर नो करते हुए कहती है, माय आई कम इन मिसेस राजवात। वानी जब उसकी इस हरकत से तो पहले गुस्से में आ जाती है, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए अपने चेहरे पर एटीट्यूड लाते हुए कहती है, कौन है? तिशा एक बार फिर केबिन के अंदर आते हुए कहती है, वो जो अब इस कंपनी के 60% की मालिक है, वो जो अब आपकी बॉस है, और वो जिसका अब ये ऑफिस है, और अपने ही ऑफिस में आने के लिए परमिशन नहीं ली जाती, और अब वो दरवाजा आप दोनों के नॉक का इंतजार कर रहा है, मिसेस एंड मिस्टर राजावत। वानी जैसे ही तिशा की इस बात को सुनती है उसके चेहरे पर से हंसी गायब हो जाती है और वह अपने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखने लगती है। होती है वही तिशा अपने चेहरे पर एक बड़ी स्माइल है उन दोनों को देख रही। वानी तिशा पे चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये कंपनी मेरे डैड का है और इस कंपनी की मालिक मैं हूं, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी मैं हूं। तिशा आराम से चलते हुए उसके पास आती है और सीईओ के चेयर की तरफ जाते हुए कहती है, आई नो, मुझे पता है तुम मिस्टर राठौर की इकलौती बेटी हो, लेकिन मैं भी इसके 60% शेयर की मालिक हूं और यह शेयर खुद तुम्हारी डैड ने ही मेरे नाम पर ट्रांसफर किए हैं। वानी तिशा की बातें सुनकर लगभग पागल हो जाती है, लेकिन फिर खुद को शांत करते हुए कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, मेरे पापा ऐसा कभी नहीं करेंगे। तिशा शेयर ट्रांसफर का पेपर व्योम के सामने करते हुए कहती है, अगर बिलीव ना हो रहा तो ये पेपर देख लो, 60% शेयर मिस कविता राठौर की नाम है और डॉटर ऑफ कविता राठौर मैं हूँ। एंड वानी दी, आपके एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपको पता ही नहीं था कि आपकी कोई बुआ भी है, लेकिन मुझे जहां तक याद है मामा ने मुझे बताया था कि उन्होंने मेरे और मॉम के बारे में आपको सब कुछ बता रखा है, यहाँ तक कि इस शेयर ट्रांसफर की बात भी आपको पता है। लेकिन आज आप ऐसे रिएक्शन क्यों दे रही है जैसे आपको कुछ पता ही ना हो? पहले तो मैं भी आपको यहाँ पे शौक ही हो गई थी, मुझे पता ही नहीं था मेरी वानी दी आप ही हो, और मैं आपके साथ इतने दिनों से रह रही हूँ। अगर यह सब चीज मुझे पहले से ही पता होता तो हम दोनों साथ में यहाँ पर आ गए होते हैं। तिशा की बातें सुनकर वानी के चेहरे पे पसीने की बंदें दिखाई देने लगती है, लेकिन तभी व्योम उसे आंखों ही आंखों में शांत रहने का इशारा करता है और फिर वानी खुद को शांत करते हुए कहती है,
अरे मुझे डैड ने बताया था लेकिन आज तक तुम हम लोग के सामने नहीं आए, इसलिए मुझे लगा था तुम यहाँ पर नहीं आओगी और मैं ऐसे कंपनी को छोड़ भी तो नहीं सकती थी ना, इसलिए मैं खुद ही आ गई। तिश्या उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगती है और कहती है कोई बात नहीं दी, मैं समझ सकती हूँ अचानक से कोई हमारी लाइफ में आ जाए तो हमें शौक तो लगता ही है। फिर तिश्या अपने डैड की बातों के बारे में सोचने लगती है। फ्लैशबैक। मिस्टर राठौर एक दिन अपने घर में दो वकीलों को बुलवाते हैं, जिसे देखकर वानी उनसे कहती है डैड ये वकील क्यों आए हैं यहाँ पे। मिस्टर राठौर वानी को अपने पास बैठाते हुए कहते हैं चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हें पता है तुम्हारी एक बुआ भी है और मैंने पता किया है उसकी एक बेटी भी है जो तुम्हारे ही उम्र की होंगी। मैं उससे सालों से नहीं मिला हूँ, मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की है लेकिन वह मुझे आज तक नहीं मिली। लेकिन मैं चाहता हूँ जब वो या उसकी बेटी इस घर में आए तो पूरे हक के साथ है, इसलिए मैंने सोचा है 60% शेयर मैं अपनी बहन के नाम कर दूंगा क्योंकि उसने इस लग्जरी लाइफ को छोड़कर एक नॉर्मल जिंदगी बिता रही होंगी कहीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस लग्जरी लाइफ का फायदा उठाया है लेकिन वह पता नहीं कहाँ होंगी और किस हाल में होगी। जब मुझे लास्ट टाइम उसके बारे में पता चला था तो मैंने सुना था वो अपने बेटी के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती है, इसलिए मैंने अपनी प्रॉपर्टी में से भी उसे 10% दे दिया है। डैड ने मरते वक्त बोला था कि मैं उनकी बेटी को लेकर घर आ जाऊं और उसके हिस्से की प्रॉपर्टी में उसे दे दूं, लेकिन वो आज तक मुझे मिले ही नहीं। जब मैं उसका पता लगाता हूं तब वह वहां से गायब हो जाती है, इसलिए मैंने अपने 10% भी उसे दे दिए ताकि वो जब इस घर में आए तो उसे किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो या फिर वह खुद को मेरे से नीचा ना समझे। अपने डैड की बात सुनकर वानी स्माइल करते हुए कहती है डैड आप बहुत अच्छे हो, मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप बुआ से इतना प्यार करते हो। प्रेजेंट। ये सब सोचते हुए तिश्या के आंखों में आंसू आ जाता है और वह कहती है डैड मैं ढूंढ लिया आपकी बहन को, लेकिन अफसोस वह भी आपकी तरह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आशा करती हूँ अब एक दूसरे के साथ होंगे। वही व्योम चुपचाप अपनी जगह पे खड़ा होकर तिश्या के एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा होता है और अपने मन में कहता है वाह चाल तो बहुत अच्छी चली है, पहले जीत तुम्हें मुबारक हो। वैसे मुझे नहीं पता था तुम बाप बेटी इतनी ज्यादा चालाक हो, अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ और सोचता, लेकिन कोई नहीं, जो तुम्हारा है वो मेरा है, इसलिए ये कंपनी भी मेरी ही होंगी आज नहीं तो कल। और फिर वह अपने चेहरे पर स्माइल लिए हुए कहता है ये तो बहुत अच्छी बात हुई वानी, तुम्हें तुम्हारी बहन मिल गई जिसे तुम और तुम्हारे डैड इतने सालों से ढूंढ रहे थे। वानी भी व्योम की बात सुनकर झूठ मत का स्माइल करते हुए तिश्या को जाकर गले लगा लेती है और कहती है तुम्हें अपने सामने देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, और रही बात इस कंपनी की तो इसे तुम चलाओ या मैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम दोनों तो बहनें हैं और बहनों में अपना पराया थोड़ी होता है। फिर कुछ सोचते हुए कहती है तिश्या तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ कहूँ। तिश्या अरे मैं आपकी बातों का क्यों बुरा मानूंगी बड़ी दी, आपको जो बोलना है बोल सकती हैं। वानी तिश्या के प्रति उदार होने का दिखावा करते हुए कहती है तुम इस कंपनी की बॉस हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है तुम डैड की कंपनी को संभाल पाओगी क्योंकि तुम तो अभी स्टडी कर रही हो और ऊपर से इतनी छोटी हो, तुम्हारी उम्र अभी खेलने खाने की है ना कि कंपनी का बोझ उठाकर चलने की। तिश्या वानी की बातें सुनकर अंदर ही अंदर स्माइल करने लगती है और अपने मन में कहती है तुम दोनों की हिम्मत भी कैसे हुई थी मेरे डैड की कंपनी पर नजर डालने की। तुम दोनों को क्या लगता है मैं इस कंपनी का तुम दोनों के हाथ में जाने दूंगी? कभी नहीं, मैं इस कंपनी को बहुत अच्छे से मैनेज करूंगी क्योंकि डैड ने मुझे कंपनी की एक एक डिटेल बता रखी है। और फिर वह वानी को एक स्माइल पास करते हुए कहती है थैंक यू दी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, लेकिन मैं खुद इस कंपनी को संभालना चाहती हूँ और वैसे भी आप और आपके पति है ही ना मेरी हेल्प करने के लिए। तिश्या की बात सुनकर व्योम स्माइल करने लगता है और फिर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगता है, जिसे देखकर तिश्या के माथे पे पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती है और उसका शरीर उसका साथ छोड़कर डर से कांपने लगता है। व्योम जैसे ही तिश्या को नर्वस होते हुए देखा है उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह उसकी तरफ जाते हुए अपने मन में कहता है तुम तो बस मेरी आहट से इतना ज्यादा डर गई, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में एक बार फिर से आ गया तो तुम्हारा क्या होगा? तिश्या राठौर वानी सच में तुम मुझे नहीं भूली, यह जानकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, अब तुमसे खेलने में मुझे और ज्यादा मजा आने लगा है। To be continue. Stay tuned for the next part guys and don't forget to like and subscribe to our channel for more interesting stories. Bye bye.